सुधांशु जी, अब तो टाइम बहुत करीब आ गया है। देखिए यहाँ पर इस बात पर भी बहुत माइन्यूटली चर्चा की जा रही है कि जो चेहरे सामने हैं और जो ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं, रविशंकर प्रसाद जी का नियुक्त होना पूर्वांचली होगा क्या, या पूर्वांचली का पत्ता कट गया? ये कह रहे हैं कट गया रागी। देखिए पूर्वांचली उसके बाद से ओपी धनखड़ जी का होना, तो जाट चेहरों का पत्ता कट गया क्या? ये सब ये रागी जी कह रहे हैं, मैं तो बस अनुमान लगा रही हूँ ये देखते हुए कि कब कौन कहाँ पर गया। अरे सुधांशु जी को बोलने दीजिए। सुधांशु जी, देखिए ऐसा है कि मैं इस विषय में तकनीकी दृश्य देखें तो विधानमंडल दल की बैठक तो अब होने जा रही है, तो विधायक दल की बैठक में चुनाव होता है, विधायक दल की बैठक होती ही तत्काल सबको पता लग जाएगा। परंतु मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं, जो एक सरप्राइज की बात कही जा रही है, वास्तविकता यह है अंजना जी कि पिछले कई दशकों से राजनीति को एक नजरिए से देखते देखते हमारी सरप्राइज की परिभाषा बदल गई। मैं उदाहरण बताना चाहता हूं जिनको सरप्राइज कहा जाता है। भजनलाल शर्मा जी, नायब सिंह सैनी जी, पुष्कर सिंह धामी जी, मोहन यादव जी, विष्णुदेव साय जी, मोहन मांझी जी, ये सब भारतीय जनता पार्टी के अटल जी के दौर से कार्यकर्ता हैं जो दूसरी तीसरी पंक्ति पे निष्ठा भाव से कार्य करते रहे। ये बताइए, एक सामान्य कार्यकर्ता जिसने 20-20, 25-25 साल पार्टी के लिए कार्य किया है, उसको उसमें से बनना सरप्राइज क्यों नजर आता है? मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमने वो राजनीति देखी है जहां पर कि वर्षों पहले से पता होता यही होगा। मतलब मुलायम सिंह जी की सपा है तो अखिलेश यादव ही भविष्य में कभी होंगे, लालू प्रसाद यादव जी हैं तो दावेदारी में तेजस्वी जी ही होंगे, ये मतलब अगर करुणानिधि थे तो स्टालिन होंगे। तो ये कुछ कुछ वैसा है जैसे परीक्षा हॉल में ये कहा जाता है कि आप परीक्षा भवन में जाएंगे, आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, सॉल्व करना होगा, पर जहां पर्चा पहले से आउट होने की परंपरा हो, और पहले से नहीं वर्षों पहले से आउट होने को, पर्चा पहले ही से पता है कि क्या लिखा जाना था, तो वहां पर जो सामान्य वैधानिक रूप से पर्चा मिलने की प्रक्रिया सरप्राइज नजर आती है। तो मुझे लगता है हमें इस पे विचार बदलना चाहिए। अन्यथा मैंने इतने सारे उदाहरण बताए जिनको सो कॉल्ड सरप्राइज कहा जाता है, वो सब भाजपा के खाटी कार्यकर्ता, संगीत रागी जी ने कहा, भी जो आप जितने नाम दिखा रहे हैं सबको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, सब उस दौर से 20-25 साल से काम कर रहे हैं, भिन्न भिन्न दायित्वों पे, सब संघ की पृष्ठभूमि से हैं, सब और भी कोई भी जो भी होगा। तो मैं कह रहा हूं ये तो वास्तविकता है, व्यक्ति का निर्माण करना और व्यक्ति निर्माण करके व्यक्ति को स्थान देना और समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देते हुए देश के विकास का मार्ग प्रशस्त करना। चलिए ठीक है, एक बार जल्दी से बाकी नाम भी दिखा देते हैं सुधांशु जी, उसकी वजह से सरप्राइज की दृष्टि जल्दी से दिखा दे रहे हैं बाकी नाम कौन कौन से। चलिए इसको घुमाइए जल्दी जल्दी। प्रवेश वर्मा अगला नाम जो आने वाला है, मुझे लगता है कि प्रवेश वर्मा पर। हाँ जल्दी, क्या विनोद जी क्या मामला है? नहीं, मुझे अब धनखड़ जी को जो बना दिया ऑब्जर्वर, हाँ, तो थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है। ये आप लोग गजब कर रहे हैं कि मतलब जिसके ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन है ऑब्जर्वर पर आप होने के लिए कुछ भी मुश्किल लग रहा है। हाँ, मतलब रविशंकर जी से पूर्वांचल का पत्ता कटा, हाँ, और धनखड़ जी से जाट। अरविंद केजरीवाल को हराया, जाइंट किलर है आशुतोष जी, ये कितना मायने रखता है? ये कोई मायने नहीं रखता है। देखिए परिवारवाद का सीधे आरोप लग जाएगा। साहिब सिंह वर्मा जी थे, उसके बाद दूसरा क्या है कि प्रवेश वर्मा बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल हो गए पिछले कुछ महीनों से, मैं कह रहा हूँ सालों से नहीं, कुछ महीनों से। और बीजेपी के अंदर परंपरा है नहीं कि जो बड़ा हाई प्रोफाइल हो जाता है उसको मुख्यमंत्री में, सिवाय देवेंद्र फडणवीस के मुझे तो नहीं लगता किसी का नाम आया। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के अंदर जब शिवराज सिंह चौहान की जगह अचानक मोहन यादव जी आ जाए, अचानक नहीं आए, वो पीएम के चेहरे पे चुनाव हुआ था। देखिए नहीं, मतलब मोहन यादव का नाम अचानक हुआ, इनका कहना है अचानक मोहन यादव तीसरी कतार में वैसे ही था। जल्दी से अगला नाम दिखाते हैं। चलिए जल्दी से एक दो लाइन का बस सब पे चर्चा करेंगे। अगला चेहरा जो हम आपको दिखा रहे हैं उसको घुमाना शुरू कीजिए, क्योंकि 6% जाट वोटर है प्रवेश वर्मा। हालांकि हरियाणा, वेस्टर्न यूपी सब में जाट वोटर्स बहुत हैं जो उनके काम आएंगे। अगला चेहरा जो आ रहा है विजेंद्र गुप्ता का, देखिए 3 बार के विधायक है, ताकत और कमजोरी इनकी देखिए तो विजेंद्र गुप्ता के एक जो एक्स फैक्टर देखा जाता है उसकी कमी दिखती है। और लेकिन जल्दी से एक लाइन, सबसे अप्रोप्रिएट इनमें अगर कोई कैंडिडेट है विजेंद्र गुप्ता। कैसे? उनकी वरिष्ठता, उनका अनुभव, उनका पार्टी के प्रति निष्ठा, वैचारिक, मैं तो उनकी राजनीति को उस जमाने से जब शैशव काल में थे ये तब से कवर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। दिल्ली की समस्याओं को इतनी गहराई से समझ, विनोद जी आप तय करने वाले मैं नहीं हूँ तय करने, अनुभव वाले, मैं तो उनकी बात, मैं तो उनकी योग्यता बता रहा हूँ। मैंने विजेंद्र जी को लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर विधानसभा में देखा है
3 विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, बट ही वॉज वेरी इफेक्टिव एज लीडर ऑफ इंडिया। नहीं, ये बात तो माननी पड़ेगी और कि जीते अगर भी आप थे चुनाव देखिए तभी। और तो 3 बार जीते, 2013 में 67 में भी जीते, 62 में भी जीते। बीजेपी ने वो तो और भी, लेकिन ओपी शर्मा भी 4 बार से जीत रहे हैं। इस बार का मिला लीजिए तो 4 बार से ओपी शर्मा जीत रहे हैं। विधानसभा के अंदर उनका परफॉर्मेंस ओपी शर्मा के अंदर एग्रेशन बहुत है, हाँ। और शायद एक एग्रेसिव लीडर को कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने की दिक्कत नहीं। विजेंद्र गुप्ता थोड़े मीडिया फ्रेंडली भी है, मुझे मीडिया लगता है, friendly, इसलिए आप लोग political के आदमी, पास political है, 2 soft। शब्द अच्छे बोलने को। और ये रविशंकर प्रसाद आप देख रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पटना साहिब से सांसद हैं, और ये ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, और वो अब सीधा जा रहे हैं बैठक के लिए। तो ये तमाम चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। जल्दी से एक कमेंट, अब मुझे लगता है जो बाकी चेहरे हम लोग पीछे अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं, वहीं से चर्चा आगे लिए चलेंगे। सुप्रिया जी, ओपी धनखड़ भी आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों एक साथ जा रहे हैं विधायक दल की बैठक में। अब से कुछ ही देर में जिस हाई वोल्टेज ड्रामा का इंतजार है कि विधायक दल में क्या होता है, किस नाम पर मोहर लगती है, उसका हम रुख करेंगे। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत जी, 2023 में ऑन अ वेरी लाइटर नोट में ये बता रही हूँ, 2023 में एक चुटकुला चला था जब रेवंत रेड्डी सीएम बने थे कि जो भी सीएम बना चारों एबीवीपी से जुड़े हुए थे। और इस बार रेखा गुप्ता और कई लोग हैं जो न सिर्फ संघ से बल्कि एबीवीपी से, मतलब सोशल मीडिया पे ये चल पड़ा था कि यदि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय मंत्रिमंडल भी आप देखेंगे तो उसमें आपको 70% ऐसे होंगे जो बाहर वाले नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता से वो सारे के सारे बड़ी नई बात बता दी जो हम लोग को पता ही नहीं, बिल्कुल नहीं पता थी हम लोग को तो बिल्कुल ही पता नहीं थी। और अभी आइए जल्दी से सुधांशु चलते जी ने भी जबरदस्त बात बताई। उन्होंने कहा कि जो पार्टी का कार्यकर्ता वही बनता है, कांग्रेस में लगता है जो कार्यकर्ता होता है उसमें बनते ही नहीं, कभी बाहर के लोग आते बनते कुछ। सुप्रिया जी जल्दी से, हेमंत शर्मा उसके बाद आ रही हूँ ऋतुराज जी। अब क्योंकि पार्टी का कार्यकर्ता अब क्योंकि अंजना जी आपने लाइटर वेन में एक बात कही तो मैं भी लाइटर वेन में एक बात सुना देती हूँ। जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री में 5 दिन का डिले हुआ था तो कुछ हेडलाइंस आप लोगों के चैनल पर देखी थी। आज 11 दिन का डिले है, वो हेडलाइन पढ़ देती हूँ मैं बीजेपी के लिए। असमंजस में मोदी, ठन गई बीजेपी में, दिल्ली बीजेपी में घमासान, चुनाव में जीते पार्टी में हारे, किसने किया अमन भंग, परवेज के आगे क्या मोदी है मौन, जीत के बाद बड़ी दुविधा में मोदी शाह। कुछ ऐसी हेडलाइंस हमने देखी थी 5 दिन के अंतराल में, और बीजेपी में 11 दिन का विलंब हो गया। लेकिन यह विलंब नया नहीं है। मुझे याद है मध्य प्रदेश में 10 दिन का था, छत्तीसगढ़ में 10 दिन का था, राजस्थान में 12 दिन का था, महाराष्ट्र में 18 दिन का था। किसी को भी मुख्यमंत्री बनाएंगे, इनके विधायकों का प्रेरोगेटिव है, लेकिन बनाएंगे मोदी जी। मेरा अपना लेकिन मानना है मुख्यमंत्री कोई भी बने, लोकतंत्र में पर्ची से, लोकतंत्र में एरो चला के, कार्टव्हील चला के, मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए ये अपने आप में शायद एक चिंताजनक बात है। और यहां पर एक बात कही गई, वही बात कह के अंत कर दूंगी। यहां पर सुधांशु जी ने शायद कहा कि हमारे कर्मठ कार्यकर्ता बनते। कितने कर्मठ लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जी और अरुण शौरी जी और यशवंत सिन्हा जी थे जिनको मेंटल कोमा में घोषित करके मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। कितने कर्मठ बेचारे नरेंद्र सिंह तोमर और रमन सिंह जी थे जिनको खूब चढ़ाया गया और फिर उनका करियर, उनको स्पीकर बना के खत्म करने की साजिश भी रची गई। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है बीजेपी का प्रेरोगेटिव है वो किसी को भी बनाए। कथित डबल इंजन की सरकार क्या करती है उस पर हमारी ज्यादा पैनी नजर रहेगी और उस पर ज्यादा चर्चा करेंगे हम। ठीक है, जल्दी से रागी जी का एक कमेंट है, जल्दी से 2 अंजना लाइन जी से। देखिए, हाई कमांड का कल्चर जो है वो तो कांग्रेस पार्टी की देन है भारतीय राजनीति को। और आपने क्यों follow किया? प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का चुनाव करें, इसमें ज्यादा ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो एक अलग पार्टी का पदाधिकारी और जो है वो प्रधानमंत्री चलाता था। ये तो कांग्रेस में भी हम लोग देखा, मनमोहन सिंह कहाँ से चलते थे, इसके बारे में तो सब संजय बारू अच्छा, अंजना जी मैं ये बेवकूफी की बात छोटा सा रिस्पॉन्स। हाँ मुझे ठीक है, अपनी छोटा बटन सा का मौका दीजिएगा। बोलिए सुप्रिया जी। देखिए, आ रही हूँ ऋतुराज। स्टूडियो में बैठकर अनर्गल बातें करना, व्हाट्सएप के फर्रे पढ़ना शोभा नहीं देता है। नेशनल टीवी पर चर्चा कर रहे हैं, कुछ चर्चा कर लीजिए नेशनल मुद्दों पर। आज असल में देश में चर्चा होनी चाहिए कि मोदी जी के अमेरिका जाने के बाद भी हमारे लोगों को हथकड़ियां डालकर भेजा जा रहा है। आज चर्चा होनी चाहिए कि कुंभ में आपके चैनल पर मैंने देखा, आपके सिस्टर चैनल पर, सिस्टर प्लेटफॉर्म पे महिलाओं के वीडियो बिक रहे हैं। आज चर्चा होनी चाहिए कि कैसे एक लेटर आया है अमेरिका से कि अडानी को नोटिस इशू करे सरकार, क्या करेगी सरकार। आज चर्चा होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की क्यों नहीं सुनी गई सुनवाई के पहले क्यों सीएसी घोषित कर दिया गया। ये इन मुद्दों पर चर्चा करिए ना, यहाँ पर बैठ के फबीते कसना और व्हाट्सएप के फर्रे पढ़ने के लिए तो ऋतुराज जी, जल्दी से से कमेंट आपसे। देखिए, सीएम चुनना भी इस भीड़ में 48 विधायक उनके हैं, ये भी एक सुखद मुश्किल है ना आप लोगों के लिए। तो इस बार गड्ढा हो गया यहाँ, नहीं अंजना जी? फाइनली 11 दिन के बाद सही कुछ प्रोग्रेस तो हो रहा है, नहीं तो
वैसे तो देखो, दिल्ली की जनता ने इनको चुना है और जनतंत्र में जनता ही सब कुछ होती है, लेकिन जनता का एक एक मिनट, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। 11 दिन के बाद सही, देर आए दुरुस्त आए, कुछ प्रोग्रेस हो रहा है। हम तो इतना ही कहते हैं कि जल्दी से मुख्यमंत्री बनाइए और अपना जो है तो कैबिनेट को बनाइए, कैबिनेट की बैठक करिए। महिलाएं इंतजार कर रही है कि जल्दी से निर्णय हो, 25-2500 रुपया आए, 300 यूनिट बिजली मिले, उसके बाद 500 में सिलेंडर मिले, 50,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी आपने वादा किया, उस पर निर्णय हो, 20 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया, उस पर निर्णय हो। इसके साथ साथ 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्या बोलते हैं पत्रकारों को और वकीलों को देने का बात हुआ, इस पर निर्णय हो। यमुना के ऊपर में निर्णय हो। इस बात की जो है तो इंतजार कर रहे हैं लोग। जल्दी से हो, देर आए दुरुस्त आए, पर जल्दी से शपथ कराइए और जल्दी से जल्दी जो है इन सब चीजों पे निर्णय लीजिए। और जनता ने बहुत उम्मीद से आपको चुना है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं। अंजना जी, सुधांशु जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। आप जिस बात पर हाथ उठा रहे थे, कह रहे थे काम करना शुरू कीजिए। 11 दिन का वैसे ही विलंब हो गया, 365 दिन में से 11 दिन गए। देखिए, दोनों ही पार्टियों का जवाब देता हूं। एक पार्टी जो नई वाली पार्टी है, जिसने अपने महिला सांसद की मुख्यमंत्री आवास में पिटाई करके फिर एक दूसरी महिला को मुख्यमंत्री के रूप में मुखौटा सामने रख के और किसी दूसरे बड़े नेता को असली मुख्यमंत्री बनाने के लड़ने का प्रयास किया और वो असली विधायक भी नहीं बन पाए। हाँ, अगर इनको ये लगता है कि मुख्यमंत्री बनने की प्रक्रिया नियमानुसार होने से पहले होना चाहिए, तो यही बता दें कि भाई आतिशी जी नेता प्रतिपक्ष होंगी कि नहीं, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री थी, यानी नेता सदन, नेता विधानमंडल दल थी चुनाव से पहले, तो चुनाव के बाद भी नेता विधानमंडल दल रहेंगी या नहीं। दूसरी, सुप्रिया जी ने बात कही, उनको थोड़ा इस बात पे आक्रोश था, तो पर्ची और उस पर सिर्फ उन 2 ही वाक्य बताता हूं। एक, उनके नवीनतम प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक विमोचन के समय सोनिया जी की उपस्थिति में बोला था कि जब मुझे पीएम बनने को कहा गया तो मैं प्रणब दा के पास गया, मैंने कहा प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, आप सबसे अधिक योग्य हैं पार्टी में, मगर मैडम ने मुझे आदेश दिया है। और इनके सबसे प्राचीनतम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के लिए आचार्य कृपलानी ने अपनी किताब माई डेज विद गांधी में लिखा है कि कैसे मीटिंग के दौरान, जबकि 0 वोट था नेहरू जी पे, तो एक चिट गांधी जी ने दी कृपलानी की तरफ, और उसके बाद उन्होंने अपना वो विड्रॉ किया, और फिर जब सरदार पटेल की तरफ देखा, सरदार पटेल ने ये लिखा हुआ है माय डेज विद गांधी कृपलानी में, और उन्होंने चिट देकर देखा, और उस चिट के बाद भारत के इतिहास में ऐसे लोकतंत्र का प्रादुर्भाव हुआ कि 0 वोट पाकर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया। तो दोनों पार्टियों का ये पता है, हम तो हमारे दोनों प्रधानमंत्री जनता के पार्टी में सर्वसम्मत और जनता के द्वारा बहुमत पाकर बने। ठीक है सुप्रिया जी, छोटा सा रिस्पॉन्स सीधा, उसके बाद आर्य ऋतुराज जी, छोटा रिस्पॉन्स, छोटा सा रिस्पॉन्स। सुप्रिया जी, आप मुझे बोल रही हैं? हाँ अंजना जी, मैं सबसे पहले तो एक बात कहना चाहती हूं। यहां पर महिलाओं की बड़ी बात हो रही है। यहां पर कहा जा रहा है आरएसएस ने महिला का नाम प्रपोजल दिया है, बड़ी अच्छी बात है। आरएसएस को तुरंत एक महिला विंग खोलनी चाहिए। जिस संगठन अपना 100 साल मनाने जा रहा है, जहां पर एक महिला नहीं है, जहां पर महिलाओं की एंट्री नहीं है, महिला विंग है, आरएसएस का महिला विंग है, महिलाओं की, प्लीज यहाँ पे बीच में मत बोलिए। सुप्रिया जी, बीच में मत बोलिए। महिलाओं की कोई एंट्री नहीं। महिला विंग अलग है, लेकिन पूरा करिए, मैं बोल सकती हूँ 1 मिनट? रुक जाइए ना, ये तो गलत बात है ना, मैं बोल रही थी, मैं तो नहीं बोली थी। आरएसएस में जिस दिन महिला सरसंचालक बन जाएगी, उस दिन आरएसएस महिलाओं की पैरवी करे, अन्यथा चुप रहे। 100 साल मनाने जा रहे हैं, आज तक एक भी दलित, एक पिछड़ा, एक आदिवासी, एक महिला सरसंचालक नहीं बनी, ये सच है। और मैं एक बात और कहना चाहती हूं, फर्रे पढ़ के मत आया करिए। ये जो चीप प्रोपेगेंडा पिक्चरें बनती है, इनको भी देखकर मत आया करिए। जिस बात का आप बार बार जिक्र करते हैं, वो कांग्रेस अध्यक्ष की बात थी, और असली बात यह है कि सरदार पटेल जी की मृत्यु 1951 में 4 साल बाद हो चुकी थी। इसलिए जवाहरलाल नेहरू जी को बहुत आगे क्या सोचकर प्रधानमंत्री बनाया गया था। मैं तो आपसे पूछ रही हूं, मुझे इस बात का
जवाब आप दे दीजिए कि आज मुद्दा क्या है, कि आप 11 दिन से मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहे या गाजर मूली की तरह हमारे लोग दम घुट घुट कर रेलवे स्टेशन पर मर गए और उस पर आप चुप बैठे हुए हैं, कि हमारा रेलवे मंत्री एक भी स्टेशन पर नहीं गया, कि हमारे रेल मंत्री ने एक पीड़ित परिवार से बात नहीं करी, एक घायल को देखने अस्पताल नहीं गए। सुप्रिया जी जवाब सुनिए। सुधांशु जी, क्या बात है, क्योंकि सभी मेहमान हैं, सबको आज बोलना है। छोटा सा जवाब इस पर सुधांशु जी। व्हाट्सएप के फर्रे मत पड़ा करिए, कह रहे फर्रे पड़ रहे व्हाट्सएप क्या? सेविका फिर उसके बाद समिति मुझे भी दुनिया का जवाब सबसे का बड़ा मौका दीजिएगा। संगठन है, शांति और संयम से महिलाओं का बात सबसे करनी बड़ा चाहिए। संगठन। व्हाट्सएप फर्रे, देखिए ऐसा है कि देखिए मैं बात बताना चाहता हूं सुप्रिया जी, ऐसे अनाप शनाप नहीं बोलना चाहिए। आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, राष्ट्रीय सेविका समिति के प्रमुख हैं सार्थक ताई। अब दूसरा पूरी बात सुनिए, आए बाय मत बोलिए, प्लीज सुप्रिया जी, चीजें जा रही है, झूठ ना बोला करिए, वो है काहे आप झूठ बोलने के आप काम सब प्रवक्ताओं दिखाई को छोड़िए और आप तो सुनिए, सांसद हैं, झूठ क्यों अरे झूठ सुनिए बोलते हैं? मेरे, अच्छा थोड़ी लगता है आपका झूठ बोलना। आपको अगर झूठ ना जानकारी बोला नहीं करिए। है तो ये आप बीच में WhatsApp का डिस्टर्बेंस पढ़ना मत आपके करिए। RSS की अब ट्रेनिंग मेरी है। बात सुनिए, यहाँ पर काहे बैठ के झूठ परेशान मत हो बोला रही है? करिए। बोलिए प्लीज, बीच में। अरे भाई व्हाट्सएप नहीं, मैं आपकी बात क्या क्यों नहीं तरीका होगी? देखिए मैं बीच आपसे में झूठ डिस्टर्ब करने बोलते लगी। हैं। आपसे कुछ अब देखिए सीखने कोई नहीं मैं मिलता लाखों किसी को। दर्शकों से आपके कह रहा हूँ, WhatsApp के फर्रे को फैक्ट चेक होता है। अरे भाई आप बात सुनिए, बस सीखने की तस्वीरें बात हम आप आपको बोलने दिखा नहीं दे रहे रही है हैं। क्योंकि आपको बीजेपी पता है कि विधायक आप दल की गलत बैठक पॉइंट के लिए बोल के तमाम फंस रही हैं, विधायक शांति वहां से। पर पहुंच रहे आपने अपने टर्न हैं। पे। सुधांशु जी को एक बार दिखा दीजिए। सुधांशु जी अपनी बात पूरी कीजिए, आगे कुछ डेटा भी दिखाना है मुझे। ये आप खुराना साहब के हाँ, बेटे मैं को पूरी देख बात रहे हैं, करता मदन हूँ। लाल देखिए खुराना मैं के लाखों बेटे दर्शकों हरीश से कह खुराना रहा वहां हूँ, पहुंचे। इनको अपनी पार्टी का इतिहास नहीं पता। जी, इनको अपनी पार्टी का इतिहास नहीं पता। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 26 अप्रैल 46 को हुई थी, वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुई थी। कैबिनेट मिशन प्लान में कहा गया था कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष होगा वो अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनेगा, और उसी के तहत 2 सितंबर 46 को नेहरू प्रधानमंत्री बने। उस समय मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनसे स्टेप डाउन करने को कहा गांधी ने। मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया में फ्रीडम में लिखा है। आए बाएं से मत बोलिए भाई, आपको नहीं पता। कृपलानी वो थे जिन्होंने प्रपोज किया। कृपलानी बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कांग्रेस ने अंदर क्या क्या हुआ एक एक घटना लिखी है भाई, आपको खुद ही नहीं पता कि कैबिनेट मिशन प्लान के तहत इनको बनाया गया था। फिर अंतरिम नेहरू प्रधानमंत्री तो 2 सितंबर 46 को ही बन गए थे, वेवेल्स के द्वारा शपथ लेके यूनियन जैक झंडे के नीचे च्यूइन के नाम की निष्ठा की शपथ। अपनी पार्टी का इतिहास नहीं पता तो अपने को एक्सपोज मत करिए। 2025 में आते हैं, 2025 में आते सारे हैं। दर्शकों से कहता हूं जाके चेक कर ले, 2025 में आते हैं। बताइएगा। इसलिए अब आइए वर्तमान पे आइए, दिल्ली पे आइए, थी ना 1947 से दिल्ली पे पहले। आइए, जहां पे आपका अरे कितना अपमान करेंगे भाई आपने जवाहरलाल नेहरू का? कोई अपमान नहीं कितना किया, अपमान तय कर लीजिए ना। अपमान नहीं किया जा रहा है, तय कर लीजिए, सिर्फ कितना सच्चाई अपमान बताई जा रही जवाहरलाल नेहरू का है। क्या? अपमान नहीं उनसे किया जा रहा ज्यादा है, काबिल कोई सिर्फ प्राइम मिनिस्टर सच्चाई हिंदुस्तान बनाई में जा पैदा नहीं हुआ है। अरे छोड़िए ना। समझे ना, लगातार 3 चुनाव मैंने दो फिर भाई आपसे बहुमत कहा, से जीता। और सिर्फ आप लोग एक महात्मा गांधी सच्चाई का बताई अपमान जा कर रही है, कोई आप लोग अपमानित दरअसल नहीं किया जा महात्मा गांधी का रहा अपमान कर रहे हैं। यदि चेहरा बताया जा गांधी ने रहा है, जवाहरलाल क्या ये नेहरू को सच्चाई नहीं है? क्या ये बिल्कुल। सच्चाई नहीं है कि राजेंद्र RSS को प्रसाद अगर को महात्मा अपमानित गांधी से किया? नफरत क्या है ये तो सच्चाई नहीं है कि चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने RSS पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपमानित किया? क्या ये महात्मा गांधी सच्चाई ने नहीं है? जवाहरलाल नेहरू का अच्छा ठीक है आशुतोष जी, अरे हो गया। भाई, महात्मा गांधी ने जवाहरलाल आशुतोष नेहरू जी, को हो गया, भाई, हो गया। अरे भाई, लेकिन अरे सुप्रिया भाई, जी, डॉक्टर एक राजेंद्र विषय ये प्रसाद भी, को भी एक क्या सेकंड अपमानित मिस्टर किया रागी, क्या? मिस्टर रागी प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर। जब तक नाम नहीं बोलती हूँ स्टूडियो में, विनोद अग्निहोत्री जी भी तो है। जी। थोड़ा सा आप लोग भी सीख लीजिए कि अपने अपना नाम लेने पर ही आप लोग बोलिए, ऐसे लड़ने के लिए अंजना थोड़ी जी। आए हैं। लेकिन ये बीजेपी की बड़ी जीत अंजना क्यों जी। है, कुछ डेटा दिखाना। आ रही हूँ ऋतुराज जी, आ रही हूँ। दरअसल देखिए 1993 में दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन 98 में प्याज की महंगाई बीजेपी को रुला दिया और 98 से बीजेपी सत्ता से बाहर रही। 27 साल बाद 1998 में सिर्फ 3 राज्यों में बीजेपी के उस वक्त सीएम थे। आप सोचिए, गुजरात, हिमाचल और उत्तर प्रदेश, जबकि पंजाब और महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार थी। आज अगर आप 98 को देखिए और 2025 को देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए ये जीत अहम क्यों है। आज 98 में जहां 3 राज्यों में सरकार थी, वहां 14 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। देश की आबादी तब 100 करोड़ के आसपास थी, अब 146 करोड़ हो गई है। लोकसभा सांसद 182 और वहां 240 हो गए हैं। अब अगर आप देखिए 2025 में बीजेपी के राज्यसभा सांसद 45 से लेकर अब 98 पर हो गए हैं। 98 में सरकार चली गई थी बीजेपी की दिल्ली से। उसके बाद से आइए 2013 में जब चुनाव हुआ तो बीजेपी की ये हालत थी कि सिर्फ 3 विधायक आए। विपक्ष का नेता भी विधानसभा में बीजेपी चुनने लायक नहीं थी। उसके बाद आप आइए 2018 में, तब की भी अगर आप स्थिति देखिए 2018-19 में बीजेपी अपने पीक पर थी। 2014 में देखिए देश में पहली बार बीजेपी को 282 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन 2015 में बीजेपी दिल्ली में सिर्फ 3 सीट जीत पाई थी। विपक्ष का नेता बनने के लायक भी उसके पास आंकड़े नहीं थे। फिर आइए मई 2018 में बीजेपी पीक पर थी,
बीजेपी के 15 राज्यों में मुख्यमंत्री थे, कुल 21 राज्यों में एनडीए की सरकारें थी। देश की करीब 70% आबादी पर एनडीए का शासन था, लेकिन उसमें दिल्ली शामिल नहीं थी। 2019 में बीजेपी पहली बार 300 से ज्यादा 303 सीटें लाई लोकसभा की, 38% वोट मिले। 2019 में ही बीजेपी दुनिया की दावा करती है सबसे बड़ी पार्टी बनी। देश में बीजेपी के 18 करोड़ सदस्य बने, लेकिन अगले साल बीजेपी सिर्फ 8 सीट दिल्ली में जीती। दिल्ली हमेशा बहुत मुश्किल रही है बीते, अगर आप 2 दशकों को देखें तो बीजेपी के लिए। बीजेपी के गठन के 42 साल बाद 2022 में बीजेपी की पहली बार राज्यसभा में सीटें 100 के पार गई, लेकिन इसमें दिल्ली का योगदान 0। दिल्ली का कोई नहीं था राज्यसभा में 100 से ज्यादा, लेकिन दिल्ली का एक भी नहीं। यानी दिल्ली में बीजेपी एक भी राज्यसभा सांसद अपना खड़ा नहीं कर पाई।